हेलो यूजीसी नेट एस्पिरिएंट। मैं कृष्णा पांडे, यूजीसी नेट क्वालिफाई। आज आप लोगों को हिंदी साहित्य इतिहास और आदिकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जिससे कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 1 से 2 क्वेश्चन मिलान वाले या फिर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 प्रकार से लिखा जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग ऐसे वर्णों से जो कवियों का नाम शुरू होता है, उस प्रकार से उनको उसी प्रकार से लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर का नाम आता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी पद्धति आती है कालानुक्रम पद्धति। और कालानुक्रम पद्धति में सबसे पहले जो 2 लेखक थे वह थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। तीसरी पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सन 1952 में और गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और इसके बाद आती है चौथी पद्धति विधेयवादी पद्धति, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया इतिहास, जो कि 1929 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और एक विद्वान तेन थे जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। यह पद्धति जो है यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। जो तेन नामक विद्वान थे वह फ्रेंच के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ और चीजें देखते हैं। तो जो गारसा दत्तासी ने इतिहास लिखा था उसका नाम था इस्तवार दलाल लित्वेतर ए हिंदुस्तानी, और ये 2 संस्करणों में आया था। पहला संस्करण में 2 भाग थे। पहले भाग का प्रकाशन 1839 में और उसी के दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। उसके बाद जो दूसरा संस्करण आया था उसका 3 भाग था और उसके 2 भागों का प्रकाशन सन 1870 में और तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 में किया गया था। इसके बाद दूसरा शिव सिंह सेंगर ने लिखा 1883 में, और इनके जो इतिहास जो बुक थी इसका नाम था शिव सिंह सरोज। यह 1883 में प्रकाशित हुआ और यह भी वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा ही लिखा गया था। अब इसके बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिखते हैं, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सबसे पहले 1888 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित होता है। और इसके बाद जो इनका इतिहास है वह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित किया जाता है। इसका नाम होता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान। और यही जो इतिहास है इसी को डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार गियर्सन को माना है, और इसी बुक को सच्चे अर्थों में सबसे पहली हिंदी का इतिहास की पुस्तक मानी है। अब इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति में आते हैं हजारी प्रसाद। इसी पद्धति में कालानुक्रम जो पद्धति आती है इसी में मिस्र बंधु आते हैं। मिस्र बंधुओं में 3 लोग होते हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और टोटल 4 भागों में लिखा। जो 3 भाग थे उसको 1913 में प्रकाशित किया और चौथे भाग को 1934 में इन्होंने प्रकाशित किया था। अब ये जो 3 मिस्र बंधु थे इनका नाम था पंडित गणेश बिहारी मिश्र, पंडित राजा राव श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरे लोग का नाम था राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। और इनकी जो पुस्तक थी उसको मिस्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आते हैं विधेयवादी पद्धति में। विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और गणपति चंद्र गुप्त ने 1865 में वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास लिखा है, और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 में वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास लिखा है। अब इन लोगों का काल विभाजन अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत में विभाजन किया है, और इनका जो संवत में विभाजन आता है सबसे पहले यह विभाजन करते हैं 1350 विक्रमीय संवत से 1375 विक्रमीय संवत, और इसको यह वीर गाथा काल का नाम देते हैं, और इसी काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का नाम देते हैं, और सर्व मान्यता के अनुसार इस काल का नाम आदिकाल ही स्वीकार किया जाता है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल
जो मध्ययुगीन काल है इसको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो जो ये पूर्व मध्यकाल का नाम देते हैं, उसका टाइम पीरियड होता है 1375 ईस्वी से 1375 विक्रमीय संवत से 1700 विक्रमीय संवत, और उसको हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनका उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल का टाइम पीरियड होता है 1700 विक्रमीय संवत से 1900 विक्रमीय संवत। जो भी विक्रमीय संवत होती है, अगर हम उसमें 57 वर्ष घटा देते हैं तो हमारी ईसवीय संवत आ जाती है। और जो 1900 विक्रमीय संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर मध्यकाल का मानते हैं, वहीं से ये गद्य काल का आरंभ या फिर आधुनिक काल का आरंभ भी मानते हैं। अगर हम इनका 1900 विक्रमीय संवत देखें तो 1843 ईस्वी आती है। 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक ये गद्य का विकास काल मानते हैं, और 1868 से 1893 तक इस 25 साल के पीरियड को ये भारतेंदु युग नाम देते हैं। जबकि सर्वमान्यता के अनुसार 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना जाता है। उसके बाद 1900 से 1920 जब तक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तब तक द्विवेदी युग माना जाता है। उसके बाद 1920 से 1936 तक छायावाद युग, और उसके बाद 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद युग। उसके बाद इसी को नकेनवाद युग भी कहते हैं। इसमें 3 वैज्ञानिक थे, नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ। और इसके बाद हम अगर 1943 से देखते हैं तो 1943 से 1953 तक अज्ञेय द्वारा प्रयोगवाद युग चलाया गया था। अज्ञेय ने 4 तार सप्तक भी प्रकाशित किए थे। सबसे पहला तार सप्तक आया था इनका 43 में, 1943 में। दूसरा तार सप्तक आया था 1951 में। तीसरा तार सप्तक आया था 1959 में, और चौथा तार सप्तक आया था 1979 में। और इन सब में 7-7 कवियों को शामिल किया गया था। अब हम आदिकाल के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो आदिकाल जो हिंदी का प्रथम चरण था, उसी को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और भारतीय राजनैतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस समय हर्षवर्धन का काल समापन पर था। 648 ईस्वी में जब हर्षवर्धन का काल समाप्त हो रहा था, तो उसी समय हिंदी का उद्भव यानी कि विकास हो रहा था। अब जब ये उद्भव हिंदी का हो रहा था, तो उस समय अपभ्रंश और हिंदी जो मिश्रित थी, उसको अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग नाम दिया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परिष्कृत हिंदी, और विद्यापति देसिल बनिया सबजन मिठा, ऐसा करके इनका दोहा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसको ये देसिल बइना नाम देते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इसको विकसित अपभ्रंश या आर अपभ्रंश नाम देते हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास अवहट्ट का नाम देते हैं। इसके बाद जो आदिकाल है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल का अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग नाम दिया है। तो हम यहाँ पर आदिकाल का अलग-अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग-अलग नामाकरण देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि सर्वमान्यता है कि ये आदिकाल का नाम देते हैं, और सर्वमान्यता के अनुसार आदिकाल इसका नाम भी पड़ा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल नाम देते हैं, और ये इस समय 12 रचनाएं लेते हैं। 12 रचनाओं में से 4 लौकिक रचनाएं निकाल करके 8 रचनाओं के आधार पर के वीरगाथा काल इसका नाम देते हैं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीजवपन काल नाम देते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा खोज किए हैं, इनका हमको तिब्बत यात्रा पढ़नी भी है। मेरी तिब्बत यात्रा इनकी यात्रा वृत्तांत है, और इसको हमको पढ़ना है यूनिट 10 में विविध में। राहुल सांस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल इसका नाम देते हैं, और सिद्ध सामंत काल में ये हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं, और सर्व मान्यता के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा ही माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल नाम देते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल का नाम देते हैं। मिश्र बंधु आरंभिक काल का नाम देते हैं। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल का नाम देते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, बाबू श्याम सुंदर दास वीर काल या फिर अपभ्रंश काल,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसको अपभ्रंश काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हमको एक कहानी भी पढ़नी है आप लोगों को, कहानी यूनिट में। उसने कहा था 1915 में, इनकी 3 कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, डॉक्टर बच्चन सिंह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन चारण काल, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, मोहन अवस्थी आधार काल, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण काल, शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल, शैलेश जेदी आविर्भाव काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल, राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल। तो इतने लोगों ने इसको इतना नाम दिया है। सभी नाम को याद करने की कोई जरूरत नहीं, जितना आपसे याद हो जाता है। मुझे भी पूरा याद नहीं है। हाँ, ये होता है कि कुछ लोगों का नाम जरूरी होता है जिनके नाम पे चलता है। इसके बाद ये जो आदिकाल था, इसमें 2 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता था, डिंगल शैली और पिंगल शैली। अब हम पिंगल शैली के बारे में जानते हैं कि इसमें अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था और ये काफी मधुर काव्य होते थे। इसमें प्रेम श्रृंगार रस ज्यादा इस काव्य में होता था। और डिंगल शैली, इसमें वीर रस का अधिक प्रयोग किया जाता था, युद्ध का वर्णन होता था। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा को डिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली की रचनाओं में कठोर कर्कश पदावली का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो वीर गाथा काल है, इसको 4 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला सामान्य परिचय, दूसरा इन्होंने रासो साहित्य, तीसरा धार्मिक साहित्य, चौथा फुटकल रचनाएं। और इसी तरह से इन्होंने भक्ति काल को भी 6 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला सामान्य परिचय, दूसरा ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, तीसरा प्रेमाश्रयी काव्यधारा, चौथा रामाश्रयी काव्यधारा, 5वां कृष्णाश्रयी काव्यधारा, 6वां फुटकल रचनाएं। और ये जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्यधारा है, क्रमशः राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी को संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्यधारा के नाम से भी पुकारा है। तो आगे हम इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।